हेलो बच्चों, अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली झारखंड के कक्षा 9 के छात्रों के लिए है। मैंने इसमें सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को छांट कर निकाला है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनके आने की संभावना पूरी की पूरी है। चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए, ठीक है, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यह आप लोगों को पता ही होगा। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 1789 में हुई थी, 1789 में। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के बास्तिल किला यानी बास्तिल एक जेल था, उसको बास्तिल किला बोलो, किले के अंदर ये जेल बनाया गया था जिसमें कैदियों को रखा गया था। तो उसको तोड़ दिया गया, उसको ध्वंस कर किया गया, ठीक है, और जो सारे कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। और यहीं से जो है हमारी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। कुलीनता, पादरी, मध्यम वर्ग या किसान। तो इसका अर्थ होता है मध्यम वर्ग, याद रखिएगा। 18वीं सदी में उभरे इस शिक्षित और धनी वर्ग में व्यापारी आते थे, वकील आते थे और प्रशासनिक अधिकारी आते थे, मध्यम वर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो याद है कि जैकोबिन्स ने जैकोबिन क्लब की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक है। ये फ्रांस का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक क्लब था जिसका नेतृत्व जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कर रहे थे। नाम इसको याद रखिएगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी को। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी को घोषित किया था। देखिए, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है कि 1804 में नेपोलियन ने खुद को क्या कर दिया, सम्राट घोषित कर दी। 1799 में ही उन्होंने सत्ता संभाल ली थी, लेकिन सम्राट के रूप में उसका राज्याभिषेक कब हुआ, 1804 में हुआ, ठीक है। 1815 भी याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यह वर्ष नेपोलियन के शासन का अंत माना जाता है। वाटरलू का युद्ध जो है हुआ था 1815 में और उसमें नेपोलियन की हार हुई थी, ठीक है। एक और डेट याद रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, कि 1821 में जो है, उसके बाद जब नेपोलियन की हार हुई तो उसे जो है सेंट हेलेना द्वीप पर उसे भेज दिया गया, ठीक है ना। और 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बताया जाता है कि उनकी मृत्यु का जो कारण था वो क्या था, कैंसर था, पेट का कैंसर था, ठीक है। होलोकास्ट किससे संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या द्वितीय विश्व युद्ध। तो याद रखिएगा, होलोकास्ट जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच, 1939 से 1945 के बीच। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ में जो है हिटलर ने जो है यहूदियों को नरसंहार किया था, ठीक है। इसी घटना को होलोकास्ट कहा जाता है। नाजी जर्मनी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए यहूदियों के व्यवस्थित कत्ले आम को होलोकास्ट कहा जाता है। व्यवस्थित तरीके से अच्छे से मारा था, ठीक है। हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन 1945 को सोवियत सेना ने हिटलर को हराया था और उसे पराजित किया था, ठीक है ना। और जो कत्ल खाना था, ऑस्विट्ज था ना, तो उसको जो है आजाद कराया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हमें पता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल में गंगा नदी को जो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा, याद रखिएगा, पद्मा और मेघना, ठीक है। गंगा नदी जहाँ पे जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा में जो है एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है,
सुंदरी नाम है जिसका, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। वैसे अगर सिंधु नदी की बात करें तो उसकी लंबाई जो है 29 यानी 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो पूरा लगभग पाकिस्तान में है, कुछ भाग जो है इंडिया में है, ठीक है। तो वो इंडिया के हिसाब से देखेंगे कि इंडिया में जो है भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है बताना है आपको, ठीक है ना, कितना है, ठीक है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है हमारा, इतना 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये होगा, इसको याद रखिएगा। यह विस्तार भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी से उत्तर तक की स्थिति को दर्शाता है, यानी ये आप ऐसा समझो कि ये लंबाई को दर्शाता है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। और ये याद रखिएगा उत्तर के समय कि यहाँ पे एन रहना चाहिए, एन, यहाँ पे एन जो है नॉर्थ को दर्शाता है, क्योंकि भारत जो है वो हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है ना। तो एन जो है उत्तर को दर्शाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और क्या है, और देख लीजिए थोड़ा, भारत का मुख्य भूमि पर अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच है। यदि भारत का दूरस्थ द्वीप, अगर हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड को भी अगर कंसीडर करें तो सबसे जो दूरस्थ स्थान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी गोलार्ध में है और इसका डिफरेंस कितना है, मतलब इसका बात करें अगर हम तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है ना। 8 से लेकर 37 तक, लगभग 29.5 डिग्री 30 डिग्री मान सकते हो, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु बात करें, मतलब कि भारतीय भूभाग का, भूखंड का अगर बात करें मुख्य भूमि का, तो दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी है। देखिए कन्याकुमारी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 3 समुद्र है, ठीक है ना। एक हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी है, दूसरा हमारा हिंद महासागर है और तीसरा हमारा अरब सागर है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ये तीनों समुद्र जो है आपस में मिलते हैं, जो तीनों समुद्र को टच करता है, तो वो है कन्याकुमारी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु अगर द्वीप को मिला के बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है हमारा, निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। उत्तरतम बिंदु बात करें तो इंदिरा कोल है, जो कहाँ है हमारा, लद्दाख में है। अक्षांशीय विस्तार का बात करें कि चौड़ाई का विस्तार कितना है, तो लगभग 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। और टाइम का बात करें, इसीलिए हमारा टाइम जो है 2 घंटे, कितना है, 2 घंटे का अंतर है, यानी कि पूरब में 2 घंटे पहले, मतलब 2 घंटे पहले जो है डे हो जाता है, और जो हमारा पश्चिमी भाग है उसमें 2 घंटा लेट से होता है, ठीक है ना, सनराइज। देशांतरी विस्तार का बात करें कि देशांतर कितना है, यानी चौड़ाई बात करें तो चौड़ाई कितना है हमारा, 68 से लेके 97 तक। और याद रखना पूर्व है, पूर्व को याद रखिएगा, पूर्व नहीं रहेगा तो ऑप्शन में ई रहेगा, इसको तो जरूर याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपका पूरा जो सामाजिक विज्ञान है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की हमें पता है, आपको भी पता होगा कि भारत की सबसे उत्तरी श्रृंखला जो है वो हिमालय है। क्या है, हिमालय। हिमालय के 3 लेयर्स हैं, ठीक है ना, हिमालय के 3 लेयर्स हैं, ठीक है, जो एक बाहर में भी है, इधर इधर तो इसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं, और ये जो हमारा है ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग महान हिमालय बोलते हैं। इसी में हमारा क्या है, एक माउंट एवरेस्ट है। क्या है इसमें, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और इसी में जो है कंचनजंगा भी है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए कि बताइए कि भारतीय हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो याद रखिएगा वो आपको टिक लगाना है कंचनजंगा, ठीक है ना। अगर भारतीय हिमालय का बात करें तो कंचनजंगा को टिक लगाना है। और कंचनजंगा कहाँ है हमारा, तो याद रखिएगा कंचनजंगा है सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है ना। और अगर ऐसा पूछे कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लगाना है K2। कहाँ लगाना है आपको, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अब भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, कहाँ है हमारा, सिक्किम में है। और बोलेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया में, तो क्या लगाना, माउंट एवरेस्ट को लगाना है। उसके बाद जो हमारा बीच वाला जो पोर्शन है, बीच को हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है ना। बीच को क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। और जो लास्ट है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है हमारा, शिवालिका। ये जो है शिवालिका है, इसकी ऊंचाई बहुत कम है, उसके नीचे हमारा फिर गंगा का मैदान है, ठीक है ना, फिर हमारा पठार है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, मतलब कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, कौन सी मानी जाती है, याद रखिएगा। कपास, उस मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है, कपास मिट्टी, ठीक है ना,
तो कपास मिट्टी, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका नाम कपास मिट्टी भी है, ठीक है। कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसको रेगर कहते हैं या रेगूर, उसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, रेगर मिट्टी, ठीक है ना। तो कौन सी मिट्टी है, रेगर मिट्टी कहते हैं, वो है हमारी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कपास की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है, ठीक है ना। इसको रेगुर या रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, उस नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है चूना, लोहा, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और इसको कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। और एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दक्कन के पठार में पाया जाता है, मेनली महाराष्ट्र और गुजरात। कम से कम 2 याद रखिएगा। अब बताए, अगर पूछ देगा क्वेश्चन की बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, तो वहाँ भी आपको बताना है महाराष्ट्र, ठीक है, और गुजरात, ठीक है। दोनों ऑप्शन रहे तो महाराष्ट्र मार दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में, आप ये दोनों याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, बताइए। आप जो है जब खुद से, अब इसका आंसर पहले आप बताओ, आप पॉज करो वीडियो को और खुद से पहले आंसर अपना खुद से बताओ, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दक्षिण गंगा के नाम से रखिएगा, गोदावरी नदी को जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दक्षिण भारत की ये जो है ये सबसे लंबी नदी है, कौन, ये गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी जो है यहाँ पे, ये जो है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई का बात करें तो 1465 मीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, नासिक जिले में है, इतना याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आप कमेंट में बताओ कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। एक, व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों द्वारा शासन को क्या कहते हैं हम लोग, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं, यानी वोटिंग होता है। निरंकुशता, लोकतंत्र, राजशाही या कुलीन तंत्र। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, कौन सा ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। यूएस, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ हम नेता को चुनते हैं, और अगर संसद से कोई कानून अगर पास हो गया, ठीक है ना, संसद से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। नहीं, स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता है, वहाँ जनता उसको पास करेगी, ठीक है, जनता से बताएगी कि सही है या नहीं है, ठीक है। ये इंडिया में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे प्रमुख उदाहरण है। यहाँ नागरिक अपनी संसद के माध्यम से शासन करने के अलावा जनमत संग्रह, वहाँ क्या होता है, जनमत संग्रह और नागरिक पहलों के द्वारा सीधे कानूनों में जनमत संग्रह, नागरिक पहलों के द्वारा सीधे कानून में बदलाव या नए कानून पारित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग भी फैसला लेते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया, भारतीय संविधान कब अपनाया गया, मतलब संविधान को कब अपनाया गया, तो आप लोगों को पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पूछेगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और संविधान बनाना स्टार्ट कब हुआ था, तो एक संविधान सभा, याद रखिएगा, संविधान सभा अगर पूछे तो संविधान सभा, पहले एक सभा बनाया गया था, ठीक है ना, और सभा में फिर लोग चुनकर आए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है संविधान को लिखना शुरू किया गया, फिर संविधान को लिखकर कंप्लीट किया गया, ठीक है ना। तो संविधान सभा का याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। कब की गई थी,
1946 में। और संविधान सभा के बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि संविधान सभा के जो प्रथम मतलब टेम्पोररी अध्यक्ष थे उसका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सचिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 दिन के बाद जो है फिर परमानेंट मतलब बनाया गया। पहले वो टेम्पोररी थे, उसके बाद परमानेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। तो पूछेगा कि बताइए टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो है अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा को, ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का निर्माता, ठीक है ना। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? मतलब जो ग्रामीण इलाका भारत में, वहाँ पे मुख्य रूप से क्या होती है? उद्योग, सेवाएं, कृषि या खनन, ठीक है। तो गाँव में क्या होती है? कृषि होती है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे मछली पालन दे दे, आपको ऑप्शन में एग्जाम में वहाँ मछली पालन दे दे, या आपको पशुपालन दे दे। क्या दे दे? पशुपालन दे दे। तो याद रखिएगा गांव का जो मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है, ठीक है ना। गांव ग्रामीण का मतलब कृषि होता है, इसको इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश, आय, व्यय या पूंजी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूंजी कहते हैं, ठीक है ना। उत्पादन, किसी भी चीज के उत्पादन करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पूंजी जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी होता है, एक होता है कार्यशील पूंजी। जो हमारा जो फैक्ट्री में जो हमारा मशीन लगता है, जो हमारा मशीन हो गया, फैक्ट्री में क्या हो गया? जो मशीन हो गया, और जो हमारा बिल्डिंग का जो मटेरियल रहेगा, जो बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना। जो चीज हम लोग जिसको हम लोग दोबारा बार बार लगाना जिसमें नहीं पड़ता, जिसको मतलब एक बार लगा दो तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, और जितना भी मतलब सामान है, ये सब क्या जो फिक्स है, जिसको बार बार चेंज नहीं करना होगा, तो वो हो गया हमारा अस्थायी पूंजी, ठीक है ना। और जो हमें रोज चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कच्चा माल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब हमारा कार्यशील पूंजी है, जिसको चलाने के लिए रोज चाहिए होता है, ठीक है। कि मशीन, इमारत और कच्चे माल पर खर्च होने वालों को क्या कहते हैं? भौतिक पूंजी भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग अस्थायी पूंजी भी कहते हैं, ठीक है। क्या देखिए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही मतलब इस टाइप के एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? आप लोग क्या कीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य मतलब आते हैं, द्वितीयक में कौन कौन से कार्य आते हैं, और तृतीयक में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में जो है कृषि से संबंधित जितना भी कार्य है वो आता है, जैसे कि खनन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के कार्य है। जो द्वितीयक क्षेत्रक में है, द्वितीयक क्षेत्रक में हमारा क्या आता है? विनिर्माण आता है। क्या आता है? विनिर्माण। जितना भी उद्योग है ना, जितना भी उद्योग है वो लगभग सारे के सारे किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो तृतीयक क्षेत्रक है इसे क्या कहता है? इसे सेवा क्षेत्रक कहता है। ये सेवा उत्पादन, सेवा से संबंधित है, सेवा कर, जैसे कि परिवहन हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गया, ठीक है ना। तो ये सेवा से संबंधित है, ठीक है ना। बैंक हो गया, ठीक है ना, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या है? सेवा से संबंधित है। तो ये याद आप जरूर रखिएगा कि मतलब प्राथमिक क्षेत्रक से कौन कौन से कार्य उसमें आते हैं, द्वितीयक में क्या है और तृतीयक में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न इस तरह के जरूर रहेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? मतलब भारत में साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर का मतलब है कि 7 साल से ऊपर कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 74.04, यह है भारत की साक्षरता दर, ठीक है। 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर देखिए कितना है, अगर 74% तो है। अगर पुरुषों की बात करें कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो हमारी जो है वो 82% है, और महिलाओं की बात करें तो 65% है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, पुरुषों के हिसाब से, ठीक है। भारत में बेरोजगारी पर डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो संस्था का नाम है
NSSO, या इसको अब NSO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NSO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी, ठीक है ना, कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। इसका NSA को फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहते हैं। ठीक है ना। समय समय पर बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति का देशव्यापी सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। अच्छा, 8 राज्यों का नाम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। माँ से हो गया मणिपुर, त्रा से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, झ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कर्क रेखा जो है उसका मतलब कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है ना। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं मकर रेखा। याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश पर पूछे 23.5 डिग्री पर तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को पूछे तो वो हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना या कृषि उत्पादन? तो औद्योगिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना, खासकर गेहूं और धान के लिए। किसके लिए? गेहूं और धान। याद रखिएगा, गेहूं और धान। ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ जानकारी जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, कि भारत में जो है औद्योगिक क्रांति जो है 1960 यानी 1960 के दशक में आई थी। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? अच्छे HYV बीज, HYV का पता है क्या होता है? HYV का मतलब, HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च उत्पादन वाले बीज। ठीक है ना, जो हाई वैरायटी के सीड्स हैं। ठीक है। आधुनिक तकनीक की मदद से, आधुनिक तकनीक का मतलब है कि ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे और सिंचाई के लिए मशीन या मोटर का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिएगा, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, और उर्वरक का यूज़ करेंगे, यानी केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है उसका। ठीक है ना। उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब धान और गेहूं का उत्पादन में और धान का, दोनों का उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई थी। अगर आप क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मतलब सबसे पहले जो है फर्स्ट में अपनाया गया था हरित क्रांति को, क्योंकि नया चीज़ कोई भी अपनाने से डरता है, तो वो था, याद रखिएगा, पंजाब। ठीक है ना, तुम्हारा पंजाब था, और एक हरियाणा था, और यूपी का पश्चिमी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है ना। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना। तो समानता वाला पूछा है तो समानता क्या होगा? समानता का ही अधिकार है। कितने अधिकार है हमारे पास? हमारे पास कुल मिला के 6 अधिकार है। पहले कितने थे? तो पहले हमारे पास 7 अधिकार थे। बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा एक अधिकार है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना, एक कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो संवैधानिक उपचार का ये जो अधिकार है, इनको BR अम्बेडकर जी ने मतलब इसको आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आता है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे अगर अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जाती है? कहने का मतलब है कि कौन से संसाधन है जिनको, जो बार बार मतलब बन जाते हैं, नया हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आता है? एक आता है हमारा सौर मतलब वो ही लाइट, सनरेज मतलब सूरज। ठीक है ना, सूरज की किरणें हैं। और दूसरा हमारा है पवन। क्या है हमारा? पवन है। ठीक है ना, तुम्हारा जल है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय संसाधन है। इसको इस्तेमाल करोगे तो फिर से मतलब
सिस्टम में बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है अनवीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं इसको। ये कौन से संसाधन है जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता, या बनेगा भी तो मतलब बहुत लेट लगेगा, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन क्या आते हैं, वो पेट्रोलियम आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल, ठीक है ना, वैसलीन वगैरह ये सब निकलता है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है ना, जिसको मतलब हम लोग दोबारा मतलब जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, एक बार खत्म हो गया तो बस हो गया, ठीक है ना। और जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन तो जीवों से बने हैं। किससे बने हैं, जो जीवों से बने हैं। तो जीवों से क्या बने हैं, कोयला। कोयला जो बना है किससे बना है, कोयला जो है पेड़ पौधे से बना है, पेड़ पौधों से बना है, ठीक है ना। कोयला पेड़ पौधों से बना है। और जो हमारा पेट्रोलियम है, जिसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल होता है ना, वो जो है जीव से बना है। पहले जीव रहते थे पृथ्वी पर, करोड़ों मिलियन ईयर्स पहले जीव रहते थे, वो सब मर गए और जमीन के अंदर दब गए, दफन हो गए। और बाद में हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण वही सब जीवाश्म ईंधन बन गया पेट्रोलियम, जिसको आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, याद रखिएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो ये स्वास्तिक, स्वास्तिक इस टाइप का कुछ ऐसा रहता है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ था, इस तरह का कोई प्रतीक था, ठीक है, लाल झंडा का, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो पता होगा आप लोगों को कि भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है ना। और लगभग इंडिया में 43% लोग हिंदी बोलते हैं, उसके बाद बंगाली आता है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका अनुच्छेद है, ठीक है। और याद रखिएगा भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का जो स्टार्टिंग जो हुआ था वो आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या साराजेवो में ऑस्ट्रियाई राजकुमार की हत्या की प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी बनी थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मिट्टी का कौन सा परत सबसे उपजाऊ होता है, मिट्टी के लिए सबसे उपजाऊ परत जो है वो ऊपरी परत होगा, क्या होगा, ऊपरी परत, ठीक है। ऊपरी परत में ह्यूमस होता है, ठीक है ना। टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो सड़ता है, गलता है, तो वो ह्यूमस बनता है, ठीक है। वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी। भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब उसको कानून को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या पुलिस। तो याद रखिएगा कानून को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कार्यपालिका। कौन है, कार्यपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और जो न्यायपालिका है वो जो झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं स्टेट के बीच में, सरकार के बीच में, लोगों के बीच में, उसको सुलझाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं वो सभी आते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला, बिजली, बायोमास या पवन। तो याद रखिएगा गांव में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बायोमास है, ठीक है ना। लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को तो बायोमास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ होगा, आप लोगों को पता ही होगा कहाँ है, ये अमेरिका में हुआ है, ठीक है। यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज केंद्र है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, जो श्वेत लोग थे उसने खेती के लिए कौन सी विधि अपनाई थी, गहन कृषि, ठीक है। उन्होंने अधिक लाभ के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खेती करना शुरू किया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गहन कृषि बोलते हैं, ठीक है। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, काल बैसाखी, लू, व्यापारिक हवाएं या क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं।
तो यार गर्मी के दिनों में जो उत्तरी मैदान में यूपी, राजस्थान, गुजरात वगैरह में चलती है हवाएं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लू कहते हैं। काल बैसाखी जो है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये वर्षा है, ठीक है ना। काल बैसाखी मई जून के महीने में जो है लू हवा चलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान, कब? सर्दियों के दौरान, ठीक है, वर्षा का कारण होता है? मानसून का नहीं पूछा है, ठीक है। चक्रवाती अवदाब, पीछे हटते मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो देखिए उत्तर पश्चिम भाग में पूछा है तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और डी कब होता सही? जब हमारे मानसून के बारे में पूछता है। तो याद रखिए मानसून के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मानसून जो है भारत में, मानसून की वर्षा किसके कारण होती है गर्मी में? मानसून में मई जून जुलाई में, ठीक है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? मतलब जब लोगों का प्रवास होता है तो कहाँ की जनसंख्या, वितरण और संरचना बदल जाती है, मतलब घट जाती है या बढ़ जाती है? प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, या दोनों? तो याद रखिएगा दोनों। प्रस्थान का क्षेत्र भी होगा और आगमन का क्षेत्र होगा। देखो जहाँ से लोग मतलब जाएंगे, मतलब सपोज करो कि गांव से कोई मतलब काम करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग गांव से दिल्ली जाएंगे तो गांव में उनकी जनसंख्या तो कम हो जाएगी। 20 लोग गए तो गांव में 20 लोगों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन जब वो दिल्ली गए तो दिल्ली में क्या हुआ? 20 लोगों की संख्या बढ़ गई। तो दोनों में परिवर्तन आता है, जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ भी और जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। गरीबी रेखा क्या है? वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, न्यूनतम स्तर मतलब न्यूनतम कमाई जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सके, उसको बोलते हैं रेखा, गरीबी रेखा, ठीक है। और जो नहीं कर सकता है वो गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। 37, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये सभी थे, ये सभी सदस्य थे, ठीक है। महात्मा गांधी नहीं थे, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? नाम ही है रंग भेद। रंग भेद मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग के आधार पर लिंग, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति, तो वही था जाति, ठीक है ना। रंग के आधार पर जो मतलब काले लोग थे उनको मतलब निचली जाति का समझा जाता था, उसको अलग रखा जाता था, ठीक है ना। और जो गोरे चमड़े वाले लोग थे, ठीक है ना, उनको सर्वोच्च माना जाता है, उन्हीं की सत्ता रहती थी। मतलब ब्लैक लोगों का कोई वैल्यू नहीं था वहाँ पे, ठीक है। रंगभेद वह नीति थी जिसमें अश्वेत लोगों के साथ उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये 2 बार आ गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, 26 जनवरी को, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कराची। अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार पटेल जी ने की थी और इसमें मौलिक अधिकारों पर विशेष जो है चर्चा हुई थी, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में ये कराची में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।